हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट रेडॉक्स के अंदर कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस कर लिया था और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स के ऊपर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स और टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड। एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट डिटरमिन करने के क्वेश्चन हो गए थे, मेथड हो गए थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, और फिर उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे आगे एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट की। आज लास्ट लेक्चर है इसका। देखो बात करते हैं दो क्वेश्चन कैसे बनेगा। आयोडोमेट्रिक का मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आयोडोमेट्रिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। 50 ml H2O2 विलियन, 50 ml H2O2 विलियन, 50 ml H2O2 विलियन की अम्लीय माध्यम में आधिक्य Ki से अभिक्रिया करवाने पर पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करवाई जाती है। उत्सर्जित I2 से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए 0.1 m हाइपोविलियन के 20 ml की आवश्यकता होती है। तो H2O2 की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करो। ठीक है, सुने बात को। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। 50 ml H2O2 विलियन है, इसकी रिएक्शन करवाई अम्लीय माध्यम में आधिक्य Ki से, तो उत्सर्जित I2 से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए 0.1 m हाइपो सॉल्यूशन के 20 ml की आवश्यकता होती है। तो H2O2 की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं, समझे बात को। रिएक्शन कैसे लिखनी है? H2O2 लिया सबसे पहले, उसकी Ki के साथ अभिक्रिया करवाई तो I2 उत्सर्जित होगा। आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा अपन को मालूम नहीं, ठीक है। फिर I2 जो है वो हाइपो सॉल्यूशन के साथ Na2S2O3 के साथ अगर अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करता है तो बनेगा Na2S4O6 प्लस NaI। इसे आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। आयोडोमेट्रिक या फिर आयोडीमेट्रिक, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होगा, टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है बात। आयोडोमेट्रिक या आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं तो इसमें I माइनस आता है, आयोडीमेट्रिक होगा तो इसमें I2 आएगा। ठीक है, इस वाले टाइट्रेशन को आयोडोमेट्रिक कह सकता हूं और इसको आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कह सकता हूं। इंडिकेटर जो यूज में लेते हैं अपन वो होता है स्टार्च। कौन सा इंडिकेटर होता है? स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो I2 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्लू कलर देगा। I2 के साथ स्टार्च जो है वो ब्लू कलर देगा, लेकिन स्टार्च जो है NaI के साथ जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिकेटर था स्टार्च, यहाँ पे ब्लू कलर आएगा और यहाँ पे ब्लू कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपन को मालूम चल जाएगा रिएक्शन क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। बात क्लियर? चले आगे। ये तो बात हो गई किसके लिए?
इंडिकेटर, आयोडोमेट्रिक, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सारी मैंने बात बता दी अब आपको। अब सुने बात को, सुनना बात ध्यान से। मैं ऐसा बोल दूं क्या, फर्स्ट वाली इक्वेशन से यहीं पे लिख देता हूं, चलो यही, इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2, ये पहली वाली इक्वेशन के लिए। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2। वैसे इन चारों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे, जो काम के वो लिखा, I2 का और Na2S2O3 का इक्विवेलेंस क्या करना है, बराबर। I2 कॉमन है तो ऐसा बोल दो, इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 जो होगा, तुल्यांक जो होंगे वो इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 के बराबर होंगे। इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 जो होगा वो इक्वल टू होगा इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 के बराबर होगा। बस काम हो गया आपका। इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3, कितने इक्विवेलेंस है, 0.1, n फैक्टर चाहिए अब इसका, Na2S2O3 का। बताया था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है यहाँ पे वो कितना होता है, 6 में से दोगे 4 + 2, और यहाँ पे पहुंचता है उस समय क्या हो जाता है, प्लस का 2.5, कितने का चेंज हुआ, 0.1 का। 2 सल्फर है तो कितने का चेंज होगा, 1 का, ये लो 1 का। ये हो गई मोलारिटी इंटू n फैक्टर, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, 20 ml तो 10⁻⁻³ ये इक्विवेलेंस आ जाएगा। मेरे को चाहिए H2O2 की सांद्रता ग्राम पर लीटर में, इसका मतलब मास कैलकुलेट करना है, तो इसको लिखा मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 2 × 10⁻⁻³ इक्विवेलेंट वेट मालूम है ना, H2O2 का 17 होता है, 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, 34 × 10⁻⁻³ हो जाएगा। ये मास आ गया ग्राम में। एक बात बताओ, ये H2O2 का कितना वॉल्यूम लिया था यहाँ पे, ये 50 ml का था, तो ये मास जो होगा वो कितने ml का होगा, 50 ml का द्रव्यमान होगा या मास होगा। ये बात समझ में आ रही है। ये जो द्रव्यमान आएगा H2O2 का वो कितने ml का आएगा, 50 ml का। और तुम्हें क्या पूछा गया है, कितने में पूछा गया है, लीटर में। तो सांद्रता जो आएगी वो ये आ जाएगी, ये आ गया 50 ग्राम में, सॉरी 50 ml में, तो 1000 में कितना होगा, ये लीजिएगा साहब, आ गया ये, तो ये हो जाएगा 0.68 ग्राम पर लीटर। कितना हो जाएगा, 0.68 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 को I2 के बराबर किया, इसमें इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 और इक्विवेलेंस ऑफ I2 बराबर होगा। तो मेरे को तो किसके इक्विवेलेंस चाहिए, H2O2, और इनको आपस में बराबर कर दिया, लगा दो, मास आ जाएगा। ये मास 50 ml का है, मेरे को पूछा है ग्राम पर लीटर में, मतलब 1 लीटर का मास पूछा है, तो 1 लीटर के मास के लिए 50 ml का मास इतना है, तो 1 लीटर का मास इतना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.68 ग्राम पर लीटर। ठीक है बात। चलो अगला प्रॉब्लम देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 0.5 ग्राम ऑक्जेलेट के सैंपल को जल में घोलकर, सैंपल को जल में घोलकर 100 ml विलियन बनाया गया, 100 ml विलियन बनाया गया। इस विलियन के 10 ml, इस विलियन के 10 ml के अनुमापन के लिए, N/20 KMnO4 के 15 ml 15 ml की आवश्यकता है, तो सैंपल में ऐसा बोल सकते हो, तो सैंपल में ऑक्जेलेट का प्रतिशत कितना होगा,
या फिर ऐसा पूछ सकता है परसेंटेज शुद्धता कितनी है। परसेंटेज शुद्धता का मतलब भी ये हो जाएगा कि सैंपल में ऑक्जेलेट रियलिटी में कितना 0.5 ग्राम दे तो रखा है, आपने दे रखा है, लेकिन वास्तव में इतना है क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुने देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। मेरे को ये मालूम है कि 0.5 ग्राम ऑक्जेलेट के सैंपल को जल में घोलकर 100 ml विलियन बनाया गया। इस विलियन का 10 ml आपने बाहर निकाला, ठीक है, और उसको अनुमापन करवाया किसके साथ, N/20 KMnO4 के 15 ml के साथ। ये लो KMnO4 प्लस ऑक्जेलेट C2O4-2, मीडियम नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। ऑक्जेलेट तो कन्वर्ट होगा CO2 में, ऑक्जेलेट किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में, ये बात तो कंफर्म है। चलो ऑक्जेलेट को CO2 में कन्वर्ट कर दिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 होने वाला है। तो ऑक्जेलेट का एन फैक्टर अपन बार बार बात कर चुके हैं, ऑक्जेलेट का एन फैक्टर 2 आएगा। ऑक्जेलेट का एन फैक्टर कितना आएगा, 2। अब सुने बात को, मैं ऐसा बोलूं क्या, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 या इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्जेलेट आयन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, बोलो यही आएगा। चलो इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्जेलेट आयन पढ़ा रहने दो, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4। KMnO4 का इक्विवेलेंस नॉर्मेलिटी 1/20, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम चाहिए होता है, N इंटू V। ये 15 ml है, 10⁻³ ऑक्जेलेट आ गया। ऑक्जेलेट का एन फैक्टर है 2, तो मेरे को इसका मास चाहिए, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10⁻³ मास इक्वल टू 3/4 इंटू 10⁻³ इंटू इक्विवेलेंट वेट होगा, सॉरी 44 ही तो होगा, ठीक है। एन फैक्टर 2 है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, तो ये मास इज इक्वल टू आ जाएगा 0.033 ग्राम। ये कितने का आएगा, 10 ml का, 10 ml का द्रव्यमान। आपको ओरिजिनल में सैंपल कितना दिया हुआ था, 100 ml, तो इसका मतलब मास इन 100 ml, 10 ml में इतना है तो 100 ml में 0.33 ग्राम हो जाएगा। ये मास जो आएगा वो प्योर ऑक्जेलेट का आएगा, जो ऑक्जेलेट रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये मास ऑफ ऑक्जेलेट है। तो परसेंटेज प्योरिटी चाहिए, तो ऑक्जेलेट का द्रव्यमान, ऑक्जेलेट का द्रव्यमान अपॉन सैंपल का द्रव्यमान, अपॉन सैंपल का द्रव्यमान इंटू क्या करोगे, 100, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे। ऑक्जेलेट का द्रव्यमान कितना है बोलो, 0.33, सैंपल का द्रव्यमान कितना है 0.50 इंटू कितना 100, तो कितना आ जाएगा 66% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66, ठीक है बात, बोलो आ जाएगा 66। ये आ गया प्रतिशत शुद्धता। ये टाइट्रेशन के क्वेश्चन हो गए, इस साइड से कर लोगे। कल खूब सारे क्वेश्चन कर रहे थे, 7 2 आज और करवा दिए, आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन का, और एक ये इस टाइप से अगर पूछ ले प्रतिशत शुद्धता का तो क्वेश्चन करना है, ठीक है बात। चलो आगे बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड बात करते हैं अब। चलो तत्वों का आकलन, मैं क्वेश्चन लिखाता जाऊंगा, उसी का फॉर्मूला उसी टाइम हैंड टू हैंड लिखवा देंगे अपन। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए।
तत्वों का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन के अंदर ही फॉर्मूला लिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर 0.16 ग्राम कार्बनिक यौगिक के पूर्ण दहन पर 0.44 ग्राम CO2 एवं 0.18 ग्राम H2O देता है, तो यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है बात। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अपन इसको विदाउट फॉर्मूले से करते हैं। मैं एक क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले से करके बता रहा हूं, उसके बाद मैं सबके फॉर्मूले लिखने वाला हूं, ठीक है। एक बात सोचो कि ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी था, इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, ये और भी कोई हो सकता है, क्योंकि अपन को ये नहीं बोला गया कि हाइड्रोकार्बन है या क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करवाओगे तो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब आपको एक बात मालूम है कि अगर CO2 होती है तो इसका अगर 44 ग्राम होता है तो इसमें कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। ये बात अपन को मालूम है। 44 ग्राम CO2 होती है तो कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। और अगर 0.44 ग्राम बना है तो इसका मतलब कार्बन कितना होगा, 0.12 ग्राम होगा। बोलो हाँ या ना। अरे इधर 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो इधर भी शिफ्ट कर दो ना, 0.12 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये CO2 में कार्बन कहां से आया, CO2 में कार्बन आया ऑर्गेनिक कंपाउंड के दहन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था, उसका दहन हुआ तो वो कार्बन किस में अपीयर हो गया, CO2 में। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में 0.12 ग्राम क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। ये बात समझ में आई। इसी टाइप से H2O जब होता है तो इसका 18 ग्राम जब लेते हो तुम लोग, तो इसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है वो कितना ग्राम होता है, 2 ग्राम। कितना होता है, 2 ग्राम। अब तुम लोगों को कितना दिया है, 0.18 ग्राम। 0.18 ग्राम दिया हुआ है तो एक काम करो, ये 0.02 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। हो जाएगा हाइड्रोजन, बोलो हाँ या ना। हो गया, ये हो गया 0.02 ग्राम हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहां से आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन था, उसका आपने दहन करवाया तो H2O में बना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन H2O में अपीयर हुआ। तो जो हाइड्रोजन H2O में आ रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन ही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना ग्राम हो गया, 0.02 ग्राम। अब आपको चाहिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मैंने कैलकुलेट कर लिया। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 0.02 डिवाइड बाई 0.16 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 12.5%। आपको चाहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.12 ग्राम डिवाइड बाई कितना, 0.16 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका मतलब 75%। इसका मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन मिला के 87.5% हो रहा है। इसका मतलब कोई और भी होना चाहिए। ये कैलकुलेट कर लिया विदाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला तो अभी तक मैंने लिखा ही नहीं, हाँ, लेकिन मेरे को एनालिसिस करना आना चाहिए। फिर इस टाइप से एनालिसिस करना आना जरूरी है। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आया कैसे। अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन करना है तो हाइड्रोजन के लिए हमेशा H2O दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, H2O दे रखा होगा। तो करना है क्या उसमें, 2 डिवाइड बाई 18, क्या करोगे, 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 18, यहां पे लिखोगे जल का द्रव्यमान, यहां पे लिखोगे जल का द्रव्यमान, यहां पे लिखोगे यौगिक का द्रव्यमान, इंटू क्या कर देना, 100 कर देना, ये आ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में देखो 2/18 जल का द्रव्यमान 0.18 दे रखा है, यौगिक का द्रव्यमान,
तो ये हो जाएगा 0.18 और ये 18, तो ये 0.02 बन जाएगा यौगिक का द्रव्यमान इंटू 100। इसी टाइप से परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछे तो अपन को CO2 दे रखा होगा, तो 12 डिवाइड बाई 44 इंटू CO2 का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा 100। ये लो फॉर्मूले बना दिए मैंने। अल्टीमेटली फॉर्मूला कैसे बन रहा है, जैसा आप यहां लिख रहे हो ना जल का द्रव्यमान, तो डिवाइड में जल का अणुभार ही लिखना है बस। ये लिख रहे हो CO2 का द्रव्यमान, तो ये अणुभार ही लिखना है। मल्टीप्लाई किसका करना है, जो कैलकुलेट करना है। जैसे कार्बन कैलकुलेट करना है तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12, तो 12 लिख दिया। हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है तो इसका एटॉमिक वेट कितना है 2, तो 2 लिख दिया। हरी बात समझ में, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 2 लिख दिया, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 लिख दिया। इस टाइप से लिखना है। अब जैसे सपोज करो आगे आने वाला है परसेंटेज ऑफ, जैसे क्लोरीन आ गया और वो अपन को दे रखा होगा क्लोरीन है, और अगर अपन को परसेंटेज में दे रखा है कि AgCl बनता है, तो AgCl बनता है तो यहां पे मैं लिखूंगा क्लोरीन का कैलकुलेट करना है तो 35.5, AgCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 143.5 इंटू AgCl का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान इंटू क्या करना है 100 करना है। बोलो, अगर आपको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 80, AgBr बनेगा तो AgBr का हो जाएगा 188 इंटू AgBr का द्रव्यमान बटा यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान इंटू 100, ये हो जाएगा। परसेंटेज आयोडीन चाहिए, ठीक है, तो आयोडीन का होता है 127 और AgI का होगा 235 मल्टीप्लाई AgI का द्रव्यमान अपॉन में यौगिक का द्रव्यमान इंटू क्या करना है 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट करना है तो सल्फर बनता है बेरियम सल्फेट, क्या बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाएगा। बेरियम सल्फेट का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 233, तो सल्फर का तो हो गया 32 अपॉन 233 इंटू बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान बटा यौगिक का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान इंटू क्या 100। इसी टाइप से अगर परसेंटेज फॉस्फोरस का चाहिए तो फॉस्फोरस का होता है 31 और मैग्नीशियम फॉस्फेट बनता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Mg3PO4 होल ट्वाइस हो जाएगा। ये Mg3PO4 अगर होल ट्वाइस होगा तो इसका हो जाएगा 2। हाँ, अब एक बात ध्यान रखें 31 से काम नहीं चलेगा। फॉस्फोरस कितने है 2 है ना इसके अंदर, फॉस्फोरस इसके अंदर 2 है तो यहाँ पे 62 लिख दे, क्योंकि फॉस्फोरस के एटम कितने आ रहे हैं इसके अंदर 2 आ रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोरस का द्रव्यमान 62 आएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 222 इंटू मैग्नीशियम फॉस्फेट का द्रव्यमान अपॉन में यौगिक का द्रव्यमान इंटू क्या करना है 100 करना है। मैंने सबके फॉर्मूले लिख दिए, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन को कैलकुलेट करने का अलग से मेथड बता देंगे, क्वेश्चन लिखवा के। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपन को, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लिखे देखे, फॉर्मूले लिखे हुए पड़े रहने दो यहीं पे। कार्बन हाइड्रोजन का क्वेश्चन करवा दिया तो मैं ये हटा देता हूं बस, बाकी इनके ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, हेलोजन के आकलन की
कैरियस विधि में, कैरियस मेथड बोलते हैं, कैरियस विधि में 250 ग्राम कार्बनिक यौगिक, 250 ग्राम कार्बनिक यौगिक 141 ग्राम AgBr देता है, तो यौगिक में Br का प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ Br चाहिए ना, ये लो, परसेंटेज ऑफ Br इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा है, Br का 80/188 141 अपॉन 240 मल्टीप्लाई बाई 100, यही होगा, बोलो। अगर ये होगा तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर ले। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 24%। कितना आ जाएगा? 24%। सॉल्व कर लेना आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, .32 ग्राम कार्बनिक यौगिक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सल्फर युक्त, H2SO4 बनाता है, ये लिखा हुआ है, H2SO4 बनाता हुआ है। H2SO4 की अभिक्रिया, H2SO4 की अभिक्रिया BaCl2 से करवाने पर 0.233 ग्राम बेरियम सल्फेट बनता है, तो यौगिक में सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करो। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सल्फर का पूछा है तो BaSO4 ही बन रहा है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32/233 इंटू कितना ग्राम बेरियम सल्फेट है, 0.233 डिवाइड बाई 0.32 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो हटाएगा तो यहाँ आएगा पॉइंट, ये होगा। यहां से हटाओ, 1 जीरो हट गया, 32 से 32 गया, ये गया, तो पीछे कितना बच गया? 10% आ गया। एक एक लाइन के क्वेश्चन है। मैंने फॉर्मूला आपको जो है वो पहले कार्बन हाइड्रोजन का समझाया था, उसके बाद डिराइव करवाया है, और फिर देख लो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बोलो, चले आगे, चलो। ये सल्फर का प्रतिशत भी हो गया। चले आगे बात करते हैं नाइट्रोजन के मेथड की। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूमा विधि में नाइट्रोजन के आकलन की मेथड है। ड्यूमा विधि में 0.2 ग्राम कार्बनिक यौगिक 27 डिग्री सेल्सियस एवं 736 mm दाब पर 30 ml N2 गैस देता है, N2 गैस देता है, तो यौगिक में N2 का द्रव्यमान प्रतिशत, यौगिक में N2 का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर
27 डिग्री सेल्सियस पर जलीय तनाव 14 mm है, 14 mm है। ये ड्यूमा मेथड है। इसमें क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, जलीय तनाव मिलेगा, एक वर्ड लिखा हुआ है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जलीय तनाव जो है, ये जो होता है वो वाष्प दाब ही होता है। क्या होता है? वाष्प दाब होता है एक तरीके से। इसको अपन ने इस वाले टॉपिक के अंदर क्या नाम दिया है? जलीय तनाव। अदरवाइज है तो ये क्या? वाष्प दाब ही है। अगर ये वाष्प दाब ही है तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता क्या है, कैसे इसको करना है। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था CXHY और नाइट्रोजन कंटेनिंग था तो NZ। इसका अगर आप दहन करवाते हो तो CO2 बनता है प्लस H2O बनता है प्लस N2 गैस बनती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? N2। क्यों? नाइट्रोजन का कभी भी कंबशन नहीं होता है। अब जब आप नाइट्रोजन को कलेक्ट करते हो तो ये देखो साथ में कौन कलेक्ट होता है? पानी के ऊपर कलेक्ट करना पड़ता है, इस टाइप से पानी के ऊपर कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये इस टाइप से पानी के ऊपर क्या करना पड़ेगा? आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। या N2 गैस जो होगी वो जो आएगी वो ये N2 गैस है प्लस H2O की क्या है? वाष्प है। तो जब आपने नाइट्रोजन गैस को पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं, ये वाटर होता है और वाटर का क्या लगता है? वाष्प दाब लगेगा। तो ये जो टोटल प्रेशर आता है, कुल दाब जो आता है, इसमें प्रेशर ऑफ N2 होता है प्लस क्या होता है? जल का वाष्प दाब होता है। किसका वाष्प दाब होता है? जल का वाष्प दाब भी होता है। कुल दाब कितना दे रखा है बताओ? 736 mm। प्रेशर ऑफ N2 प्लस वाष्प दाब कितना दिया है? जलीय तनाव 14। तो प्रेशर ऑफ N2 कितना हो गया? 722 mm हो गया। आ गया 722 mm। बोलो, ये आ गया N2 का प्रेशर। अब PV इक्वल टू NRT लगाओ आप। PV इज इक्वल टू NRT। NRT को लिख दिया मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT, लिख दिया ये। बस इसको सॉल्व कर लो तो यहां से मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। प्रेशर कितना है? 722 बटा 760, ATM में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 30 ml, तो लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये लो, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 28 अपॉन टेम्परेचर कितना? 300। R को लिख दिया 1/12। ये मास आप कैलकुलेट कर लो जो भी आएगा, यहां मास आप कैलकुलेट कर ले जो भी आ रहा है। ठीक है, अब आपको चाहिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो अपन बोलेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्या? 100। यही होगा। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है बोलो? 722 अपॉन 760 इंटू 30 इंटू 10⁻³ इंटू 28 डिवाइड बाई 300 इंटू 1/12 इंटू कितना? 100। मेरे हिसाब से इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये अप्रोक्सीमेट जो आता है वो लगभग जो आएगा वो कितना परसेंटेज आएगा? 16%, 16% के आसपास आएगा। कितना परसेंटेज आ जाएगा? 16% के आसपास आ जाएगा। ये डूमा मेथड है। ठीक है बात। जब भी डूमा मेथड दे रखा हो, जलीय तनाव दे रखा होगा तो उसको माइनस करना, डायरेक्ट मत पुट कर देना। डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। ये 736 जो है ना, वो केवल गैस का दाब नहीं है, इसके साथ वाष्प दाब भी है जल का। तो ये माइनस करना तो वो N2 का प्रेशर आएगा। PV इक्वल टू NRT लगा दो, सोल्व कर। ठीक है, एक बात सुने, अगर ये कंडीशन STP पे दे रखा होता या NTP पे बात होती तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता? वॉल्यूम दे रखा होता 30 ml, उसको डिवाइड कर देता किससे? 22,400 ml से, तो सीधा मोल आ जाता। और मोल को 28 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाता? द्रव्यमान मास आ जाता। बस मास आ गया तो मास ऑफ नाइट्रोजन बटा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्या कर देता? 100 कर देता। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखे। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखे।
नाइट्रोजन के आकलन की ज़ेल्डाल विधि में 0.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक 0.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक से प्राप्त होने वाली अमोनिया गैस, कार्बनिक यौगिक से प्राप्त होने वाली अमोनिया गैस NH3 गैस के पूर्ण उदासीनीकरण हाँ, तो NH3 गैस के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 1 मोलर H2SO4 के 10 ml की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, ये पूछा गया है। ये ज़ेल्डाल मेथड है। ज़ेल्डाल मेथड के ऊपर 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो जो है वो पूर्ण उदासीनीकरण एसिड के थ्रू हो गया। अगला क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें एसिड जो होगा वो आधिक्य में दे रखा होगा, तो इस एसिड का वापस क्या करवाना पड़ेगा आपको? उदासीनीकरण करवाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन समझो ढंग से। मैंने कहा कि अमोनिया गैस का पूर्ण उदासीनीकरण करवाने के लिए 1 मोलर H2SO4 के 10 ml की आवश्यकता हुई। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। आप यहाँ पे अमोनिया मानो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड मानो, एक ही बात है, एसिड बेस की रिएक्शन है ये। तो इसका एन फैक्टर जो होगा अमोनिया का वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, हाँ चलो बताओ इसके इक्विवेलेंस बताओ। 1 इंटू 2 10 ml है तो 10 की पावर -3, 2 इंटू 10⁻⁻² मीन्स 0.02 आ जाएगा इक्विवेलेंस। ये हो जाएगा मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो मास कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट 17 ही है इसका, 0.34 ग्राम आ गया। अब अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 बताया था। अमोनिया का होता 70 इंटू अमोनिया का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान इंटू क्या करना है बोलो? 100। 14/17 इंटू 0.34 डिवाइड बाई कितना दे रखा है? 0.5 इंटू कितना? 100। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। 28/0.5 कितना परसेंटेज आ जाएगा? 56%, 56%। ये देख लो, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस ही हुआ है, इसलिए पहले कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस बताया गया, उसके बाद आकलन के मेथड बताया जा रहा है आपको। देख लो, इक्विवेलेंस बराबर कर दिया, ये आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया, इससे मल्टीप्लाई करते ही, और ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। ये क्वेश्चन इससे थोड़ा सा लेंथी होगा, आपको समझना पड़ेगा। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 6। नाइट्रोजन के आकलन की ज़ेल्डाल विधि में नाइट्रोजन के आकलन की ज़ेल्डाल विधि में 1.4 ग्राम कार्बनिक यौगिक से प्राप्त NH3 गैस को
m/10 H2SO4 के 60 ml के द्वारा अवशोषित किया जाता है। द्वारा अवशोषित किया जाता है। आदिक्य अम्ल के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आदिक्य अम्ल के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए m/10 NaOH के 20 ml की आवश्यकता होती है, 20 ml की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है बात, चलो ये आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, ये बोलता है ना आदिक्य कुछ बच जाता है, उसका पूर्ण उदासीनीकरण करवाने के लिए अब इतना बेस और रिक्वायरमेंट है, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। क्या बोला जाता है? बैक टाइट्रेशन। ठीक है, बैक टाइट्रेशन में क्या करते हैं? रिएक्शन पीछे से स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ NaOH is equal to equivalence of remaining H2SO4। remaining का मतलब जो H2SO4 शेष था, शेष कहां से बचेगा? H2SO4 एक तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? NaOH। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, सुने बात को, कि इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 दो जगह रिएक्शन करने के काम आया। कहां पे? एक तो इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया के साथ और एक इक्विवेलेंस ऑफ NaOH के साथ। बात सेम है, बात क्या रहेगी? सेम रहेगी। H2SO4 ने अमोनिया के साथ भी अभिक्रिया किया, NaOH के साथ भी रिएक्शन किया, तो मैं ऐसा बोल दूं इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 जो होगा वो अमोनिया के इक्विवेलेंस प्लस इक्विवेलेंस ऑफ NaOH के बराबर होगा। इन दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा है इसलिए। चलो इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 बताओ। 1/10 into 2 into 60 ml 10⁻³ लो। इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया पढ़ा रहने दो। इक्विवेलेंस ऑफ NaOH कितना है? 1/10 into 20 into 10⁻³ तो मैं ऐसा बोल दूं क्या? ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 और 2 12। ये इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया, ये 2 into 10⁻³ तो इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया जो होगा वो 10 into 10⁻³, इसका मतलब 10⁻², इसका मतलब 0.01। इसको मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लिखेंगे तो इक्विवेलेंट मास 17 है ही है इसका, 0.17 आ गया। ये किसका मास आ गया? अमोनिया का। तो प्रतिशत नाइट्रोजन जो होगा वो क्या लिखते हैं? नाइट्रोजन का मास अपॉन 17 इंटू अमोनिया का मास 0.17 डिवाइड बाई ये लो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ये कैंसिल हो गया, 17 से 17 कैंसिल, 14 डिवाइड बाई 1.4 इज इक्वल टू कितना प्रतिशत? 10%। तो प्रतिशत ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो कितना होगा? 10% आएगा। बात क्लियर? हाँ या ना? प्रतिशत ऑफ नाइट्रोजन जो आएगा वो कितना प्रतिशत आएगा? 10% आएगा। हो गए आकलन के मेथड। 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे। जब भी आदिक्य में दे रखा हो तो इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 को इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया प्लस इक्विवेलेंस ऑफ NaOH के बराबर कर देना, ये आ जाएगा, मास कैलकुलेट हो जाएगा, प्रतिशत ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट हो जाएगा। बात क्लियर सारी? बोलो। ये अपना रेडॉक्स वाला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। जो मूल में कुछ टॉपिक मैंने कहा था बाद में करवाएंगे वो मैंने सारे करवा दिए, इनको आपको करना है। ठीक है, यहां तक करें, टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट में आगे अपन बात करेंगे। ओके, थैंक यू।